हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं अपनी प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज़ को स्टार्ट। सो गाइस, आज हम प्रीलिम्स के फिजिकल ज्योग्राफी टॉपिक के को कवर करेंगे और फिजिकल ज्योग्राफी टॉपिक से हम वेरियस क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस, आप अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठिएगा और मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रीड आउट करूँगी। आप उस क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर अपने नोटबुक पे नोट कीजिएगा, आंसर लिखिएगा और फिर मैं आपको जब आंसर बताऊंगी तो आप अपने उस आंसर को मैच कीजिएगा, राइट। और उसके बाद एट द एंड आप अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिएगा और स्कोर हमारे साथ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइज। और गाइज, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं होता है या आपके क्वेश्चंस ज़्यादा गलत निकलते हैं, डजेंट मैटर। ये सीरीज़ इसीलिए स्टार्ट की गई है ताकि आपको जो भी गलतियाँ करनी है आप आज अभी कर लीजिए, आप एग्ज़ाम टाइम पे वो गलतियाँ ना करें। क्योंकि हमारी जब हम गलती करते हैं तो हमारी मेमोरी में रहती है कि ये लास्ट टाइम हमने इस चीज़ पे ये गलती करी थी, इस पॉइंट पे की थी, तो हम वो एग्ज़ाम टाइम पे रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है गाइज़, तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूँ। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है गाइज़, जिसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर गाइज़ आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स के, तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको रेगुलर बेसिस पे रिविजन भी करवाई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइज़, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। उसमें आपको बेसिक्स के 6th क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जाती है। और बेसिक से इसलिए स्टार्ट करवाया जा रहा है गाइज उसमें, ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होने से क्या फ़ायदा होता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बनती है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है तो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है और अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। तो गाइज, इसीलिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और गाइज़, हमारा मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है, जिसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आपको उन क्वेश्चंस का वीडियो एनालिसिस और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। और एक हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है गाइज़, आंसर राइटिंग का, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपके क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेंगे और आपको बिल्कुल मेंस रेडी बनाएंगे गाइज़। और जो इवैल्यूएशन है वो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम की के भी और हिंदी मीडियम के भी, दोनों ही लैंग्वेजेस में इवैल्यूएशन किया जाएगा। और मेंस आंसर राइटिंग आपको बिल्कुल बेसिक से आपको पहले करवाना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है गाइस, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अपना आज का प्रीलिम्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, अ मीटियोर इज, उल्का क्या है? ठीक है, हमसे उल्का पूछा हुआ है। ए, अ रैपिडली मूविंग स्टार, तीव्र गति से चलता तारा। बी, अ पीस ऑफ मैटर विच हैज़ एंटर्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, ब्रह्मा अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। सी, पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल का भाग। और डी, अ कॉमेट विदाउट अ टेल, पूछहीन धूमकेतु। तो हमें गाइज मीटियोर पूछा गया है कि मीटियोर क्या होता है। तो मीटियोर क्या होता है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है ऑप्शन बी। मीटियोर एक मैटर का एक पीस को बोलते हैं, वो अंश होता है द्रव्य का जो हमारे स्पेस से, आउटर स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर कर जाता है। और जब वो आउटर स्पेस में होता है तो हम उसको मीटियोराइड कहते हैं, मीटियोराइड, RIDE। ठीक है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है आउटर स्पेस से तो हम उसको मीटियोर कहते हैं। और जब वो अर्थ के सरफेस को हिट करता है तब हम उसको मीटियोराइट कहते हैं, RITE। आई होप गाइज आप लोगों ने ज्योग्राफी में इन टर्म्स के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें डिफरेंस को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस ही क्या हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीटियोर क्या है, एक वो पीस ऑफ मैटर जो कि अर्थ सरफेस में एंटर करता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू बायोस्फीयर रिजर्व्स सेट अप सो फार। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में जो भी डाले गए हैं, जो भी बिलोंग करते हैं उससे, उसमें कौन सा नहीं है इसमें से। ए ग्रेट निकोबार, बी सुंदरबंस, सी नंदा देवी और डी गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। तो इनमें से कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे गाइज हमें अंडरलाइन या फिर सर्कल करना है किसको, डज नॉट बिलोंग। हमें बिलोंग नहीं बताना है, डज नॉट बिलोंग बताना है। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो बिलोंग नहीं करता है बायोस्फीयर रिजर्व से, वो है डी गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है गाइज, ऑप्शन डी। गाइज मैंने आप लोगों को इनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मतलब आपके आंसर के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। आप वो एक्सप्लेनेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से जो पीडीएफ आपको दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो फील फ्री टू आस्क, आप हमसे पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ विच शोज द मीन एवरेज मंथली टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस एंड मीन मंथली रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स ऑफ अ प्लेस। हमें एक ग्राफ दिया गया है और इसमें हमें टेम्परेचर दिया है, तापमान, और एक हमें रेनफॉल का बताया गया है। ठीक है, मंथली दिया हुआ है हमें एवरेज। देखिए नीचे दिए हुए ग्राफ में किसी स्थान का माध्य औसत मासिक ताप दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, और माध्य मासिक वर्षा दी गई है सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हमें वो देखना है। और उस पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमसे इसके बेसिस पे, दिस ग्राफ इज इंडिकेटिव ऑफ विच वन ऑफ द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि यह ग्राफ संसार के किस जलवायु क्षेत्र का द्योतक है। कौन सा क्लाइमेटिक जोन बताता है ये। ए वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल, आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंधीय, बी रेनी ट्रॉपिकल वर्षायुक्त उष्णकटिबंधीय का, सी सेमी एरिड ट्रॉपिकल अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय का, और डी टेम्परेट मरीन मतलब शीतोष्ण समुद्रीय का। तो ये किसका है, तो देखिएगा जिसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। और रेनफॉल क्या है, रेनफॉल मेनली अप्रैल से बढ़ रही है, अप्रैल फिर मई में ज़्यादा बढ़ी है, फिर थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती गई है, फिर सितंबर से फिर थोड़ी सी बढ़ी है, फिर डिक्रीज हुई है। तो ये क्या है, ये है जो डिस्क्रिप्शन हमें बताई जा रही है इसमें ग्राफ के हिसाब से, वो क्या है, वेट और ड्राई ट्रॉपिकल जोन का हमें पता चल रहा है इससे, कि कभी वेट है और कभी ड्राई है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन, आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंधीय का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विली विली पूछा हुआ है हमसे कि विली विली क्या है। ए अ टाइप ऑफ ट्री ग्रोन इन टेम्परेट रीजन्स, एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है। बी अ विंड दैट ब्लोज इन अ डेजर्ट, एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है। सी अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और डी अ काइंड ऑफ कॉमन फिश फाउंड नियर लक्काडिव्स आइलैंड्स, लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्य सामान्यतः पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार। तो विली विली क्या होती है गाइस, विली विली एक साइक्लोन का नाम है। और ये साइड जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ पे इंडिया और सराउंडिंग रीजन्स में हम साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है कई जगहों पे टाइफून्स बोलते हैं, हुरिकेन्स बोलते हैं, ऐसे ही विली विली भी एक साइक्लोन का ही एक नेम है, जो कि कहाँ पे यूज़ किया जाता है, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कि जो नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, जब वहाँ पे साइक्लोन आता है तो उस साइक्लोन को बोला जाता है, साइक्लोन ना बोल के उसको क्या बोलते हैं, विली विली बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाइएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। ए अंटार्कटिका, बी नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका, सी एशिया, डी
साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट एलिवेशन जो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई का है वो कौन सा है? तो सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पे जो हमें देखने को मिलता है कॉन्टिनेंट वो है हमारा ए, एंटार्क्टिका। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है गाइस ए, एंटार्क्टिका। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the flowing layers of atmosphere is responsible for the deflection of radio waves? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ऑप्शंस क्या हैं? ए, ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल, बी, स्ट्राटोस्फेयर, समताप मंडल, सी, मेसोस्फेयर, मध्य मंडल, और डी, आयनोस्फेयर, आयन मंडल। तो इसमें से कौन सा ऐसा एटमॉस्फेयर है, लेयर मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जो जो रेडियो वेव्स आती हैं, रेडियो की तरंग है, उनको डिफ्लेक्ट करती है? तो रेडियो वेव्स गाइज हमें कौन से उसमें देखने को मिलती हैं? आयंस की वजह से होती है। तो ये कौन से लेयर में होती है? आयनोस्फेयर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, आयनोस्फेयर करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? आयन मंडल। ठीक है गाइज, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। हमें मतलब क्या दिया गया है? एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। एसर्शन, एसर्शन क्या दी गई है? एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, कि वो पूरे साल इक्वेटर के पास की जो एरिया वहाँ पे बारिश हमें देखने को मिलती है, बारिश आती है। और रीजनिंग क्या है इसकी? हाई टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेक्शनल रेन इन मोस्ट आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर। तो कथन क्या है? भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, और उसका कारण दिया गया है भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। इसमें अब हमें क्या पूछा गया है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। हमें इन दोनों में से कथन और कारण, एसर्शन रीजनिंग में से बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग सही है। ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब कि बोथ कथन और जो कारण है वो सही है, और जो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब जो कारण हमें दिया गया है वो सही स्पष्टीकरण है हमारे कथन का। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही कथन और कारण सही हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, जो कारण है वो सही नहीं है, स्पष्टीकरण सही नहीं है। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, कि जो ए है वो सही है लेकिन आर गलत है। और डी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, कि ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों कथन और कारण दोनों ही सही है, एजर्शन रीजनिंग सही है, और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आर क्या है? क्या उसका जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण देता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है गाइज, now moving on to the next question. Given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. सेम वही हमें एक assertion reasoning का क्वेश्चन है, कथन और कारण का। तो हमें assertion दिया गया है, मैंग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स बॉर्डरिंग सर्टन सी कोस्ट्स। ठीक है, और रीजन क्या दिया गया है? दे स्टेबलाइज द शोरलाइन and act as bulwark against encroachments by the sea. कथन क्या है? मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं, और उसका कारण दिया गया है वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्रचार का काम करते हैं। अब इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सी दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, कथन और कारण सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण है। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों कथन कारण सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है।
ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए सही है आर गलत है। डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, दोनों ही कथन और कारण, एजर्शन और रीजनिंग सही है, और रीज़न जो है उसका वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता है, मतलब कारण जो है वो सही स्पष्टीकरण देता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमंड रिंग इज अ फिनोमिना ऑब्जर्व्ड। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। ए, एट द स्टार्ट ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स, की पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में। बी, एट द एंड ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में। सी, ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ द टोटलिटी ट्रायल, केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। और डी, ओनली इन द सेंट्रल रीजन्स ऑफ द टोटलिटी ट्रायल, केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो डायमंड रिंग का जो फिनोमिना है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये हमें सोलर एक्लिप्स के टाइम पे देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ पेरिफेरल रीजन्स में, जो ऑफ द टोटलिटी ट्रायल, ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ द टोटलिटी ट्रायल। तो यहाँ पे ट्रेल, तो यहाँ पे हमें हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ गाइज मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following factors is responsible for the change in the regular direction of the ocean currents in the Indian Ocean? कि हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? ए, इंडियन ओशन इज हाफ एन ओशन, हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। बी, इंडियन ओशन हैज मॉनसून ड्रिफ्ट, हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। सी, इंडियन ओशन इज ए लैंडलॉक्ड ओशन, हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। और डी, इंडियन ओशन हैज ग्रेटर वेरिएशन इन सेलिनिटी, कि हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो ऐसा क्यों है कि रेगुलर जो डायरेक्शन ओशन करंट्स की वो चेंज होती रहती है, वो होता है मॉनसून ड्रिफ्ट की वजह से, मानसूनी प्रवाह की वजह से ये चेंज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डेली वेदर मैप शोइंग आइसोबार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। ए, चोरोप्लेथ मैप, मानचित्र का वर्णमात्री। बी, आइसोप्लेथ मैप, मानचित्र का समान रेखा। सी, कोरोक्रोमेटिक मैप, मानचित्र का वर्णवर्णिक। और डी, कोरोशीमेटिक मैप, मानचित्र का वर्ण प्रतीकी। तो यहाँ पे जो आइसोबार्स आइसोबार जो डेली वेदर मैप दिखाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? बी, आइसोप्लेथ मैप। आइसोप्लेथ मैप का वो एक एग्जाम्पल है जो कि लाइन ड्रॉ करके इक्वल वैल्यूज का एक वो डेली वेदर मैप हमें बना के शो करता है आइसोबार से, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The group of small pieces of rock revolving around the sun between the orbits of Mars and Jupiter are called। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? ए, मीटियोर्स, उल्का। बी, कॉमेट्स, धूमकेतु। सी, मीटियोराइट्स, उल्का पिंड। और डी, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। तो जो स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक देखने को मिलते हैं जो घूमते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, उनके मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में घूमते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? वो होते हैं एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, एस्टेरॉइड्स। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड, what should be the IST when it is noon at the international date line? यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो,
तो भारतीय मानक समय क्या होगा, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? तो ऑप्शन ए 6:30 ऑप्शन बी 5:30 ऑप्शन सी 18:30 और ऑप्शन डी 17:30। ठीक है, तो हमें अब गाइज यहाँ पे अंडरलाइन करने वाला पॉइंट क्या है, जो अर्थ के जो डायरेक्शन है, अर्थ की रोटेशन है, वो क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है, उत्क्रमित कर दी गई है उसकी दिशा। तब हमसे टाइम पूछा गया है। तो जैसे हम जानते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जो टाइम है नून बोला गया है, IST नून मतलब कि 12 बज रहे हैं। ठीक है, 12 बजे, दिन के 12 बज रहे हैं। तो उससे क्या होता है, 5 hours 30 minutes अहेड है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पोजीशन रिवर्स कर दी गई है तो हम 5 hours 30 minutes अहेड जाने की बजाय पीछे जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए 6:30 6:30 पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ? कि अर्थ से सबसे ज़्यादा नियरेस्ट समीप कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ए पोलरिस ध्रुव तारा, बी अल्फा सेंचुरी, सी सन सूर्य और डी सीरियस लुब्धक। तो कौन सा स्टार सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, सबसे ज़्यादा पास है अर्थ के? तो वो है सन, सूर्य इनमें से सबसे ज़्यादा हमें पास देखने को मिलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी सन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following conditions is most relevant for the presence of life on Mars? मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत है? ए एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, वायुमंडलीय संगठन, बी थर्मल कंडीशंस, तापीय अवस्थाएं, सी अकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर, बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति, और डी अकरेंस ऑफ ओजोन की उपस्थिति। तो हमें पूछा है कि मार्स पे अगर लाइफ को देखना है हमें, कि लाइफ अगर मार्स पे प्रेजेंट होती है तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट उसमें से कंडीशन क्या होगी, कि मार्स पे हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे जीवन हो सकता है, लाइफ हो सकती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा अकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर। इससे हमें पता चलता है बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द मैप गिवन बिलो। अब गाइस एक मैप दिया गया है, एक मानचित्र दिया गया है, इसमें कुछ लोकेट किया गया है, ये 1 2 3 एंड 4। अब क्या पूछा गया हमसे, ऑफ द 4 शेडेड एरियाज इन द मैप विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट ड्राई समर्स, माइल्ड एंड मॉइस्ट विंटर्स एंड सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ठीक है, हमें बताना है कि किसमें हॉट ड्राई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट ड्राई समर्स होते हैं, माइल्ड और मॉइस्ट विंटर्स होते हैं जहाँ मतलब थोड़ी सी बारिश वारिश रहती है, थोड़ा सा गीले वाले शुष्क विंटर्स होते हैं, सर्दियाँ होती हैं, और सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होते हैं। क्या पूछा गया, मानचित्र में 4 छायित क्षेत्रों में से एक वह क्षेत्र जहाँ की विशेषता तप्त, शुष्क, ग्रीष्म, हल्की तथा नम शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण है, अंकित किया गया है। कौन से में अंकित किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं वो है हमारी ये क्या, कौन सा एरिया है, कैलिफोर्निया USA का, ऑप्शन 1, जो 1 से मार्क किया गया है, शेड किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये जो एरिया है वो कैलिफोर्निया का है, USA में कैलिफोर्निया का, और वहाँ के जो सीज़न की क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नाउ गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस्टेरॉइड्स। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 क्या है, एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं।
2. Most of the asteroids are small but some have diameter as large as 1000 किलोमीटर. अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है. सी द ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड्स लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न. क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है. हमें यहाँ पे सही बताना है कि कौन सा है. ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन सी 1 एंड 2 आर करेक्ट और ऑप्शन डी 1 एंड 3 आर करेक्ट. तो गाइज यहाँ से सीधी सीधी एलिमिनेट कर सकते हैं. अभी हमने जस्ट कुछ क्वेश्चंस पहले ही देखा है कि एस्टेरॉइड कहाँ पे होता है, किसके ऑर्बिट्स के बीच में, मार्स और जुपिटर के, ना कि जुपिटर और सैटर्न के. तो यहाँ से हम थर्ड स्टेटमेंट क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी 1 एंड 2 आर करेक्ट. राइट, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये फिर से मैप वाला क्वेश्चन है गाइज. मैच द रिवर्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी on the given map with their names given in the list and select the correct answer using the codes given below the list. A B C D कुछ रिवर्स को यहाँ पे मैप किया गया है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में हमें बताना है कि कौन से हम मैच करेंगे. फर्स्ट है सेंट लॉरेंस, 2 ओरिनोको, 3 मैकेंजी, 4 अमेजोन और 5 यूकॉन. हमें कोड्स गिवन है A4 B3 C2 D1. B is A5 B3 C1 D2. C A5 B4 C1 D3 और D A3 B1 C4 D2. तो यहाँ पे जो करेक्ट कोड है वो करेक्ट कोड है ऑप्शन बी में. A5 A कौन सी है, यूकॉन रिवर. B3 B मैकेंजी रिवर है. C1 सी क्या है, सेंट लॉरेंस रिवर है. और D2 ओरिनोको रिवर है. ये जो डायग्राम है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का बनाया गया है और उन्हीं की वहाँ की रिवर्स का यहाँ पे मैप दिया गया है, लेबलिंग की गई है. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड्स इज. पृथ्वी के धरातल के ऊपर की और वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है. ए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मीजोस्फेयर. बी स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मीजोस्फेयर. सी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और डी स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर. तो कौन सा हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि जब हम ऊपरी लेयर की तरफ जाते हैं तो क्या करेक्ट होगा सीक्वेंस. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन सी ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर आता है, देन मीजोस्फेयर, देन आइनोस्फेयर या फिर इसको हम क्या भी बोल देते हैं थर्मोस्फेयर, और एंड में जो हमारी फिफ्थ लेयर होती है वो होती है हमारी एग्जोस्फेयर. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है. Now moving on to the last question of the day is, estuaries possess distinct blooms of excessive growth of pigment dinoflagellates. These blooms are called. जो बेला संगमी में एक रंजित डाइनोफ्लेजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज होते हैं, ये पुष्पपुंज कहलाते हैं. ए रेड टाइड्स लाल ज्वार, बी सी टाइड्स सागर ज्वार, सी ब्लैक टाइड्स काला ज्वार और डी सी फ्लावर्स सागर पुष्प. तो ये क्या कहलाते हैं, एस्चुरीज में जो ये ब्लूम्स होते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है जब डिनोफ्लेगलेट्स की, तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रेड टाइड्स, लाल ज्वार इनको कहा जाता है. तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है ठीक है गाइज. तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो आई होप गाइज आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे. अपना स्कोर गाइज मैच करके आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बिलो ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. सो थैंक यू गाइज. विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे.
ख़त्म करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है जिसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको पीडीएफ्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी जाती हैं। और अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको आपके लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलर रिविजन भी करवाई जाती है। जीएस का गाइज हमारा प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है। बेसिक से तैयारी वाला बैच है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी आप लोगों को कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और गाइज उसी के साथ हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहे हैं जिसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आप लोगों के लिए। उसमें आपके लिए डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फिर आपको उनका वीडियो एनालिसिस और साथ ही साथ उनका पीडीएफ भी उनकी दी जाती है। और अगर गाइज आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मेंस आंसर राइटिंग का तो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिए गाइज। 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको वहाँ प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपके क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट करवाएंगे आपकी, और वो इवैल्यूएशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में करवाया जाएगा। तो बहुत अच्छा बैच है गाइस, हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। So with this guys, we end up this session today. I hope you all have liked this session. So thank you so much guys. Have a great day ahead. Jai Hind.